हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएल। आज हम स्टार्ट करेंगे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को। सो फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था कि हमारा अप्रोच कैसे होने वाला है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पहले हम फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी को कवर करेंगे, जिसमें हमने क्या क्या कवर कर लिया था। अर्थ का ओरिजिन, जियोमॉर्फोलॉजी, बेसिक लैंड के एस्पेक्ट्स को हमने कवर किया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, अर्थक्वेक, वोल्केनिज्म, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, ये सब चीज़ें कवर की। फिर हम मूव किए क्लाइमेट एस्पेक्ट पे, ठीक है, जिसमें हमने साइक्लोन्स, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, एयर मासेस, फ्रंट्स, ये सब चीज़ें कवर की। देन वी मूव्ड ऑन टू ओशनोग्राफी, जिसमें हमने वाटर वाले कंपोनेंट को एक एक चीज़ें कवर की। अब हमारा आता है वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में, ठीक है। अर्थ को तो हमने स्टडी कर लिया, अब अर्थ के ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं। ये जैसे देख रहे हो आप, ब्यूटीफुल हमारा वाटरफॉल हो रहा है, बहुत सुंदर सा व्यू है। हमारी मदर नेचर अर्थ इतनी ही सुंदर है। एज अ ह्यूमन बीइंग, एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज जो आप लोग बोलते हो कि ह्यूमन ने ये चीज़ डिसरप्ट की है, डेफिनेटली की है, बट ह्यूमन बीइंग्स में उतनी ताकत है कि वो उस चीज़ को सुधार भी सकते हैं। और इसी के लिए हमने अलग अलग इनिशिएटिव्स भी लिए हैं, जैसे पेरिस एग्रीमेंट आपका हो गया, हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो गए। नेशनल लेवल पे अगर हम बात करें तो हमारा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। तो अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो किस चीज़ को हमको प्रोटेक्ट करना है, आइए देखते हैं। सो बेसिक इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन होता क्या है। टर्म ही बहुत सिंपल है, क्लियर है। नेचुरल वेजिटेशन, दो टर्म्स दिए हुए हैं, दो टर्म्स हैं, नेचुरल एंड वेजिटेशन। तो ऐसे प्लांट स्पीशीज जो कि नेचुरली ग्रो किए हैं विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। क्या आप खेती को नेचुरल वेजिटेशन बोल सकते हो? नहीं, क्योंकि खेती इंसान ने खुद की है। उसने ज़मीन को साफ़ किया, वहाँ पे सीड्स लगाया, सीड्स को सो किया और उससे फिर उसने क्रॉप्स हो गए। क्या वो चीज़ नेचुरली है? नहीं, ये इंसान ने खुद किया है अपने फूड सिक्योरिटी के लिए, तो उसको हम नेचुरल वेजिटेशन में कंसिडर नहीं करेंगे। आप सबने जंगल, ग्रास लैंड, ये सब चीज़ें देखी होंगी, वो सब आपको नेचुरल वेजिटेशन में आती हैं, ठीक है। सो नेचुरल वेजिटेशन रिफर्स टू प्लांट स्पीशीज विच आर ग्रोन नेचुरली, जो नेचुरली ग्रो किए हैं विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, इंसानों के बिना हेल्प के जो नेचुरली ग्रो किए हैं, उसको हम बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन, विच हैज़ बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड ओवर अ लॉन्ग टाइम। काफ़ी टाइम से उस पर कोई भी उसको नुकसान नहीं पहुंचाया गया है, ठीक है। अगर आप सब ने अभी कुछ टाइम पहले न्यूज़ सुनी होगी कि अमेज़ॉन में काफ़ी ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, बहुत लोग वहाँ पे इल्लीगली पेड़ वगैरह काट रहे हैं। अगर आप सब ने ये सुना है तो आपने ये भी सुना होगा कि अमेज़ॉन को लंग्स ऑफ द अर्थ बोलते हैं। लंग्स क्या काम करते हैं? सांस लेने का, ऑक्सीजन अंदर लेने का, ऑक्सीजन बाहर छोड़ने का, ठीक है। जो अमेज़ॉन फॉरेस्ट है वो भी यही करते हैं, बट वो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, उसको अंदर लेते हैं, जो कि आपका ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है, उसको वो अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। वो आपकी और ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं इस ह्यूमन बीइंग को सर्वाइव करने का ऑन दिस प्लैनेट, और हम उसी जंगल को काट दे रहे हैं। तो ये मतलब आप बेवकूफ़ी बोलो या फिर आप बोलो कि अनअवेयरनेस, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हमें रोकनी है, क्लियर, ताकि ऐसा ब्यूटी हम मेंटेन करके रख सकें और ऐसी सुंदर जगह पे रहने में आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। और इसी चीज़ को करने के लिए पूरे विश्व साथ में आया है। हमारा पेरिस का क्लाइमेट एग्रीमेंट हो गया, या हमारे आपके जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, वो एक एनवायरनमेंट को कंजर्व करते हुए डेवलपमेंट की बात करता है, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग्स ने डेफिनेटली नेचर को नुकसान पहुंचाया है, बट ह्यूमन बीइंग्स के अंदर कैपेसिटी है, पावर है कि वो वापस चीज़ें ठीक भी कर सकता है। और उसके लिए हमने जैसे इंटरनेशनल लेवल पे आपका पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हो गया, SDGs हो गए हमारे। नेशनल लेवल की अगर हम बात करें तो हमारा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, ठीक है। इस टाइप की चीज़ें की जा रही हैं, क्लियर। तो आप देखते हैं आगे, नेचुरल वेजिटेशन को क्लासीफाई किया गया है 3 कैटेगरी में। किन किन चीज़ों को हम नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं? पहला है आपका फॉरेस्ट। फॉरेस्ट कहाँ उगते हैं? दे ग्रो वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लेंटीफुल। मतलब
यहाँ पे एक ठीक ठाक टेम्परेचर है, टेम्परेचर इज़ हाई और रेनफॉल दोनों ज़्यादा है। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ कि ट्रॉपिकल रीजन्स आर बेटर फॉर लेट्स से फॉरेस्ट ग्रोथ? जी हाँ, सही बात है। जैसे आपके अमेजोन फॉरेस्ट हो गए, इंडिया के वेस्टर्न घाट्स हो गए, आपका इंडो मलायन पेनिनसुला हो गए, यहाँ पे लश ग्रीन फॉरेस्ट होते हैं क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन ही वहाँ के सूटेबल है। साल भर बारिश होती है, ठीक है, अच्छा टेम्परेचर भी है फॉरेस्ट ग्रोथ के लिए। क्लियर? अगला आता है आपका ग्रासलैंड्स और फिर आपके आते हैं श्रब्स। तो ग्रासलैंड किसको बोलेंगे? ये पोर्शन देख रहे हो, ये होगी लॉन वाली ग्रास। ऐसा नहीं, ग्रासलैंड जैसे आपके जहाँ पे पेड़ क्या होते हैं, फॉरेस्ट में तो पेड़ काफ़ी ऊंचे ऊंचे होते हैं, ग्रासलैंड में आपके ग्रासेस और जैसे छोटे बहुत प्लांट्स ये सब उगते हैं। आगे हम एक एक करके देखेंगे कौन कौन से टाइप्स के ग्रासलैंड्स होते हैं, ठीक है। और होते हैं आपके श्रब्स। श्रब्स कहाँ होंगे? ड्राई रीजन में। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि फॉरेस्ट ऐसी जगह होंगे जहाँ पे प्रेसिपिटेशन विल बी हाई। प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल। क्लियर? एक टाइप का प्रेसिपिटेशन, ठीक है, फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन आपका रेनफॉल हो गया, तो यहाँ पे फॉरेस्ट उग जाएंगे। अगर प्रेसिपिटेशन लेट्स से मीडियम हुआ, मीडियम प्रेसिपिटेशन, ज़्यादा नहीं, ठीक ठाक हो रहा है, मॉडरेट रेनफॉल, वहाँ पे आपके ग्रासलैंड उगेंगे, यहाँ पे ग्रासलैंड। और जहाँ पे प्रेसिपिटेशन इज़ वेरी लो, बहुत ही कम पानी बरसता है, वहाँ पे आपके श्रब्स वगैरह होंगे। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये हमारा जो ब्रॉड डिवीजन है प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे जी। कोपेन का क्लासिफिकेशन आपको याद आ रहा है, बी टाइप ऑफ क्लाइमेट, तो उसमें ग्रासलैंड्स की भी बात हमने की थी। एक टर्म था BWSH, टर्मिनोलॉजी थी उसमें, जिससे उसने डिनोट किया था ग्रासलैंड को, तो वो यही चीज़ है, ठीक है। तो 3 टाइप के आपके नेचुरल वेजिटेशन होते हैं, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड श्रब्स। आइए एक एक करके सबको टैकल किया जाए। उससे पहले टैकल करने से पहले ये बताइए, नेचुरल वेजिटेशन जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ये क्यों पढ़ रहे हैं? नेचुरल वेजिटेशन का इंपॉर्टेंस क्या है? बहुत ही कॉमन सेंस भाई, जंगल से या फिर उससे हमको क्या क्या प्राप्त होता है? हमें फूड मिल सकता है, हमें शेल्टर मिल सकता है, बहुत सारी ट्राइब्स जंगलों में रहती हैं, इकोसिस्टम मेंटेन करने के लिए बहुत हेल्पफुल है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, ऑक्सीजन के बिना ह्यूमन सर्वाइवल है नहीं, तो वही चीज़ें दी है। एनहांस द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट, साफ सीधी बात है, जहाँ भी आप खुद सोचो, आप छुट्टियाँ मनाने कहाँ जाते हो? पहाड़ों पे, ठीक है, आपको चाहिए ग्रीनरी हो, पहाड़ हो, क्लाइमेट अच्छा हो, इस टाइप की जगह आप लोग जनरली पसंद करते हैं, सभी पसंद करते हैं, क्योंकि एक ये चीज़ बोला भी जाता है कि ह्यूमन बींग्स के लिए जो ग्रीन कलर है बड़ा पीसफुल होता है, बहुत ही रिलैक्सिंग होता है। इसलिए अगर कभी भी देखना अस्पतालों में ग्रीन कलर के पर्दे वगैरह यूज़ करते हैं, और कभी भी आप सुबह उठो, आपके सामने अगर गार्डन वगैरह आपको देखने में अच्छा लगता है, सूदिंग होता है, ठीक है। तो जब वो ह्यूमन बींग्स को इतना इम्पैक्ट कर सकता है, तो सोचो पूरे नेचर, पूरे अर्थ को कितना ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता होगा। क्लियर? इट कंट्रोल्स द लोकल क्लाइमेट, डेफिनेटली। क्लाउड फॉर्मेशन के लिए, आपके लेट्स से सॉइल को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन सब के लिए बहुत हेल्पफुल है। इट रेगुलेट्स स्ट्रीम फ्लो, रिवर्स के फ्लो को मेंटेन करता है। क्लियर? इट सपोर्ट्स अ वेराइटी ऑफ इंडस्ट्री। ये तो चलो हमारे हो गए नेचुरल चीज़ें। अब आइए थोड़े ह्यूमन वाले भी देख लेते हैं। जंगलों से अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल मिलता है। पेपर इंडस्ट्री हो गई, टिम्बर इंडस्ट्रीज हो गई, ये सारे अपने रॉ मटेरियल्स फॉरेस्ट वगैरह से पाए जाते हैं इनको, ठीक है। इट प्रोवाइड्स लाइवलीहुड टू मैनी कम्युनिटीज। सही बात है, जंगलों में आपको पता है कि ट्राइब्स वगैरह बहुत रहते हैं। जैसे आपके अंडमान आइलैंड्स में बहुत सारे ट्राइब्स, हमारे पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स बहुत सारे वहाँ रहते हैं। ओडिशा इज़ वेरी फेमस, ओडिशा, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, दीज आर द मोस्ट फेमस ट्राइबल बेल्ट। तो अगर मैं बताऊँ आपको, ठीक है, तो अगर आप बोलूँ मैं आपको, इस पूरे ईस्टर्न रीजन में, सेंट्रल और ईस्टर्न रीजन में यहाँ पे ट्राइबल्स काफ़ी रहते हैं। सिमिलरली वेस्टर्न घाट्स में यहाँ भी बहुत सारे ट्राइब्स रहते हैं। जैसे टोडा ट्राइब हो गई आपकी वेस्टर्न घाट्स नीलगिरीज की, इरूला ट्राइब हो गई। इरूला ट्राइब आप सबको पता ही है कि बहुत फेमस ट्राइब है भाई। इनका इतने ज़्यादा फेमस हो चुके हैं कि US वाले इनको लेके गए अपने साथ कि भाई चलो
क्योंकि जो इरूला ट्राइब है ये बहुत अच्छे स्नेक कैचर्स होते हैं, सांप पकड़ने में बहुत माहिर होते हैं। हुआ क्या, अफ्रीका यूएसए में एक किसी स्टेट पे, आई थिंक फ्लोरिडा है, मे बी आई एम नॉट कन्फर्म, बट आई थिंक फ्लोरिडा है, जहाँ पे बर्मीज पाइथन एक अजगर होता है जो कि इन्वेजिव स्पीशी बन के आ गया और वहाँ पे उसकी तादाद बहुत बढ़ गई है। अब सांप की तादाद, अजगर की तादाद बढ़ रही, तो मतलब जो छोटे पेट्स वगैरह होते हैं वो उनको खा जा रहा है। एक एज अ इन्वेजिव स्पीशी वो वहाँ पे बन चुका है। तो इनको स्पेशली ले के आया गया कि आप चलो हमारे साथ और वहाँ पे इन पाइथन्स को पकड़िए। इस टाइप के हमारे जो बोलते हैं ना कि ट्राइब्स का मतलब जो एक नेचुरल चीज़ है उसको हम लेट्स से मोनेटाइज भी कर सकते हैं, उनसे उस टैलेंट को हम यूज़ करके इंटरनेशनल फेम बन सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर ऑफर सीनिक व्यू फॉर रिक्रिएशन, सही बात है, छुट्टियां मनाने के लिए जंगल जा रहे हैं, नेशनल पार्क घूमने जा रहे हैं, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। प्रोवाइड शेल्टर टू द वाइल्ड लाइफ, जो हमारे जानवर वगैरह हैं वो फॉरेस्ट में ही रहते हैं। अब आप टाइगर को तो रेगिस्तान में तो देखोगे नहीं, वो जंगल में ही रहता है। तो ये तो कुछ गिने चुने इंपॉर्टेंस है, इसके और मल्टीपल रिपल इफेक्ट्स हैं एडवांटेजेस में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब स्टार्ट करते हैं फॉरेस्ट के बारे में कि भाई हमारे यहाँ फॉरेस्ट जो एक टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन है। तो देखो फॉरेस्ट भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, नाम से ही क्लियर है, एरिया का नाम बता दिया, ट्रॉपिकल एरियाज। क्या क्वालिटी है, एवरग्रीन, मतलब साल भर हरे रहते हैं। यहाँ पे जो पत्तियाँ होती हैं इनमें पतझड़ आपका नहीं होता है, मतलब डिफाइंड सीजन नहीं है पतझड़ का इसमें। ठीक है, और ये कैसी ट्रीज होती है इसमें, हार्डवुड ट्रीज। कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, आप लोग देखो। इसमें आपको जो तरीका है पढ़ने का ऐसा ही है। उस फॉरेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंडली एग्जांपल्स, ट्रीज किस टाइप के यहाँ पाए जाते हैं, उनके नाम आपको ज़रूर पता होने चाहिए। मैच द फॉलोइंग में कई बार अक्सर ये पूछा जा चुका है। ठीक है, यहाँ पे आपके रोजवुड, इबोनी, मेहॉगनी, ये कुछ कॉमन टाइप के ट्रीज पाए जाते हैं। क्लियर। जैसे आपके अमेज़न रेन फॉरेस्ट, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। ठीक है, इनको बोला जाता है लंग्स ऑफ द अर्थ, जो मैंने आपको बताया। क्यों, क्योंकि काफ़ी भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें ना जो आप ऊपर देख रहे होगे काफ़ी डेंस कैनोपी रहती है। इनका जो रूफ होता है काफ़ी घना रहता है, कई बार तो इतना घना रहता है कि सनरेज नीचे तक नहीं आ पाती हैं। ठीक है, तो ये रहते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अभी इनकी एक्चुअल लोकेशन हम वर्ल्ड मैप पे भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनका लोकेशन कहाँ है। तो आपको क्या क्या चीज़ करनी है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन से टाइप की ट्रीज मिलती है और इनका लोकेशन। ठीक है, अब आता है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखो, अगर हम, ये आपको क्लियर दिख रहा होगा, चलो मैं दूसरे उस पर बता देता हूँ आपको बेटर क्लैरिटी के लिए, यहीं पे समझा देता हूँ। तो देखो लेट्स से ये एक एरिया है, यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, काफ़ी डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, इतने पोर्शन में। अब क्या हुआ, रेनफॉल थोड़ी थोड़ी यहाँ से, रेनफॉल लेट्स से यहाँ से डिक्रीज कर रही है। रेनफॉल यहाँ पे लो होगी और ये इस एरिया में हाई रेनफॉल है। तो इस पूरे पोर्शन में काफ़ी घने जंगल है, एवरग्रीन। अब क्या हुआ, बीच में आ गया आपका लेट्स से बारिश कम हो रही धीमे धीमे, तो यहाँ पे क्या होंगे, डेसिडुअस फॉरेस्ट होंगे, लेकिन थोड़े दूर दूर। और डेसिडुअस फॉरेस्ट का एक ये होता है कि इसमें एक पर्टिकुलर सीजन में जो पेड़ होते हैं वो अपनी पत्तियों को उनकी झड़ती हैं और फिर नए पत्ते आते हैं, जो कि इंडिया में जनरली आपको दिखते होंगे। जो मेजॉरिटी इंडिया है वहाँ पे आपको डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेंगे, जहाँ पे प्रॉपर पतझड़ का मौसम होता है और नए पत्ते आते हैं। ये आप सब अपने शहरों में भी आपने देखा होगा। ठीक है, फिर क्या हुआ, बारिश और कम हुई तो यहाँ पे आपके बन जाते हैं ग्रासलैंड। तो ये बेसिकली एक ट्रांजिशन जोन होता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट और ग्रासलैंड के बीच का होता है आपका डेसिडुअस फॉरेस्ट। क्लियर। तो चलो यही चीज़ मैं बता रहा था।
सो मेनली फाउंड इन इंडिया, क्योंकि भाई हमारे यहाँ ही प्रॉपर समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग सारे सीजन्स होते हैं। तो यहाँ पे एक प्रोमिनेंट सीजन होता है जिसमें पतझड़ आपके होते हैं। क्लियर? नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में भी होता है ऐसा, एंड इन सेंट्रल अमेरिका यहाँ भी हार्डवुड ट्रीज आपको मिलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे साल, टीक, वेरी फेमस। टीक का तो आपका फर्नीचर्स वगैरह बनाने के लिए सागौन जिसको बोला जाता है, बहुत बड़ा फेमस होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल होता है, इसलिए इससे फर्नीचर्स बनते हैं और काफ़ी महंगे पेड़ होते हैं ये। ठीक है, नीम का पेड़ और शीशम, ये भी अगेन फर्नीचर्स वगैरह के लिए यूज़ हुआ करते हैं। तो ये होते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो एग्जाम्पल ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, आगे आते हैं। अब हम बात करेंगे टेम्परेट। अच्छा देखो, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, यहाँ पे किस टाइप के वाइल्ड लाइफ आप सोच सकते हो? भाई बंदर तो सब जगह होते हैं, आपके एलिफेंट्स। इंडिया के रिस्पेक्ट में देखो, जहाँ भी घने जंगल हैं वहाँ क्या क्या मिल सकता है? टाइगर्स मिल सकते हैं। क्लियर? तो इस टाइप की वाइल्ड लाइफ वहाँ पे होगी। अब आते हैं ट्रॉपिकल एरिया से थोड़ा ऊपर। ठीक, अगर ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये रीजन हमने कवर कर लिया। यहाँ पे इस टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। अब थोड़ा हायर लैटिट्यूड पे चलते हैं, टेम्परेट टाइप वेजिटेशन। और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपकी पहली क्लास का यूज होगा, जो मैंने एक लाइन आपको बताई थी, अभी देखते हैं कैसे। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है, मिड लैटिट्यूड होता है, पहले तो ध्यान रखना, मिड लैटिट्यूड कोस्टल रीजन, ये होते हैं कीवर्ड्स। ऐसे आप याद कर सकते हो इनका लोकेशन, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, मिड लैटिट्यूड पे, कोस्टल रीजन्स पे, जैसे साउथ ईस्ट यूएसए। अभी मैं इस सबको मैप में भी आपको दिखाऊंगा। साउथ चाइना हो गया ऐसा आपका, साउथ ईस्ट ब्राज़ील हो गया। ओके, तो अगर मैं आपको वर्ल्ड मैप बनाऊं तो आपको और क्लैरिटी आएगी। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका रफ सा डायग्राम है, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको कहाँ कहाँ मिल रहा है? इसने बोला साउथ ईस्ट ब्राजील, मतलब इस पोर्शन में। ठीक है, साउथ ईस्ट यूएसए, मतलब इसी यहां कहीं पे। ठीक, क्लियर? फिर बोला गया साउथ चाइना, तो साउथ चाइना लगभग आपका यहाँ कहीं। सो ये क्या दिख रहा है? टेम्परेट रीजन में मिड लैटिट्यूड हैं और कोस्टल हैं। देख रहे हो, सब कोस्ट के पास आपके लोकेटेड है। तो यहाँ पे आपका टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है। क्लियर? एग्जाम्पल देखिए कौन कौन से ट्री यहाँ पे ट्रीज पाए जाते हैं। सो यहाँ मिलता है आपका ओक, पाइन, यूकलिप्टस एक्सेट्रा। यहाँ पे हार्डवुड और सॉफ्टवुड ट्रीज दोनों पाए जाते हैं, हार्डवुड और सॉफ्टवुड दोनों पाए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब इसी में जब पानी आपका थोड़ा कम हो गया तो आपका बन जाएगा टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। इनका लोकेशन कहाँ पे है? सो ये पाए जाते हैं नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ यूएसए, नॉर्थ ईस्ट। इसको मैं रेड से शो कर देता हूँ आपको, या फिर ग्रीन से ले लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट यूएसए। क्लियर? चाइना में मिलता है, न्यूजीलैंड, चिली एंड कोस्टल रीजन्स ऑफ वेस्टर्न यूरोप, मतलब वेस्टर्न यूरोप के इस रीजन में पाया जाता है, चिली में पाया जाता है यहाँ पे। राइट? सो अगेन यहाँ भी कॉमन ट्रीज मिलेंगे, ओक, ऐश, बीच, ये कुछ नाम होते हैं। और इन रीजन्स में इसमें कहीं बहुत वेरिएशन नहीं मिलेगा, अरे यार ये यहाँ पे ऐसा पेड़ है इसमें बहुत ड्रास्टिक नहीं, उसी का एक ट्रांजिशन है, उसी का ट्रांजिशन रहेगा टेम्परेट एवरग्रीन से टेम्परेट डेसिडुअस में। प्रेसिपिटेशन आपका थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे किस टाइप के जानवर मिलते हैं ये आप देख रहे हो, फॉक्स, क्लियर, रेनडियर, ये सब आपकी पाई जाती हैं, डियर, फॉक्सेस, वुल्फ्स, भेड़िए,
राइट, ये सब पाए जाते हैं क्योंकि थोड़ा ठंडा इलाका है। क्लियर? तो आपको ऐसे ही याद करना है, लोकेशन, स्पीशीज़ और थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी में कभी भी आपको कोई चीज़ करनी है, लोकेशन आपको पता होना चाहिए। इंडिया का मैप बनाना, वर्ल्ड मैप बनाना आपको बहुत हैंडी होना चाहिए आपको उसमें। 5 सेकंड में हमने वर्ल्ड मैप बना दिया, 5 सेकंड में हमने वर्ल्ड इंडिया का मैप बना लेंगे, ठीक है, 5-10 सेकंड में। तो आपको भी ऐसे ही फ्लो रखना है, क्योंकि जब आप आंसर लिखने जाओगे तो आपको मैप्स और ये डायग्राम्स से बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर आप नहीं बनाते हो, लेट्स से एग्ज़ाम में 5 लाख बच्चे बैठे हैं, 5 लाख बच्चों में से 15,000 ने प्रीलिम्स क्लियर किया, मैं अगर यूपीएससी की बात करूं, उस 15,000 बच्चों में कंपटीशन है, 15,000 कॉपीज हैं, सब ने क्या हुआ, लिखा है लिखा है लिखा है। अचानक से एग्जामिनर के पास एक कॉपी आती है जिसमें प्रॉपर वर्ल्ड मैप बना हुआ है, डायग्राम्स बने हुए हैं। उसने लेट्स से वेस्टर्न घाट्स लिखा नहीं, उसने इंडिया का मैप बना के वेस्टर्न घाट्स को शो कर दिया। सो ऑब्वियस सी बात है, उसकी कॉपी अलग दिखेगी, उसको एक एडवांटेज हमेशा रहेगा, राइट। और खासकर ज्योग्राफी ऑप्शनल जिनका है उनको इस टाइप के बेसिक डायग्राम्स, बहुत ही एग्जैक्ट मैप नहीं बनाना है, बेसिक रहे कि हाँ ये नॉर्थ अमेरिका दिख रहा है, ये यूरोप दिख रहा है, इतना आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम मेडिटेरेनियन वेजिटेशन की, ठीक है। मेडिटेरेनियन इस टाइप से कुछ रहता है, ये देख रहे हो, इस टाइप, जैसे मैंने कल भी आपको दिखाया था जब हमने वर्ल्ड क्लाइमेट की बात की थी, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि मेडिटेरेनियन टाइप इस टाइप से रहता है। अराउंड द मेडिटेरेनियन सी सिट्रिक वेजिटेशन होती है, वहाँ पे वाइन प्रोडक्शन काफ़ी होता है। सो लोकेशन देख लेते हैं, लोकेटेड कहाँ पे हैं, इन द वेस्ट एंड साउथ मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। मेडिटेरेनियन सी के अराउंड यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया, ठीक है, यहाँ पे पाए जाते हैं। कैलिफोर्निया इन यूएसए, साउथ वेस्ट अफ्रीका, और यहाँ पे आपका साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया मिलता है मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। अभी हम मैप में भी देखेंगे तो आपको और क्लियर होगा, राइट। तो किस टाइप के वेजिटेशंस यहाँ पे मिलते हैं मेडिटेरेनियन में, ग्रेप्स, सिट्रिक फ्रूट, खट्टे वाले, ऑरेंजेस मिल गए आपके, क्लियर, छोटे छोटे श्रब्स मिलते हैं आपको यहाँ पे। वाइन प्रोडक्शन के लिए बहुत फेमस है, जैसे आपका साउथ इटली वगैरह वाइन प्रोडक्शन के लिए इट्स वेरी फेमस, क्लियर। तो ये चीज़ ध्यान रखें जब भी। और देखो मेडिटेरेनियन वेजिटेशन मैंने आपको क्या बताया था, एक कॉमन चीज़, आगे भी हम करेंगे, जब बायोम्स की बात करेंगे वहाँ भी मैं आपको बताऊँगा। सो जो मेडिटेरेनियन रीजन होता है, यहाँ पे ड्राई समर होती है प्लस विंटर में यहाँ पे रेनफॉल होती है। ये चीज़ याद रखना हमेशा, मेडिटेरेनियन रीजन का ये याद रखना, क्लियर। अब देखो मेडिटेरेनियन रीजन में जो बारिश होती है वो क्यों होती है, आप सबको वेस्टर्लीज पता है, वेस्टर्लीज मूव करती हैं, मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये देखो एक, अभी इसके बस मैप पे फोकस करो। सो होता क्या है, वेस्टर्लीज आपको पता है पूरा ऐसे यहाँ पे फ्लो कर रही हैं, ठीक। तो ड्यूरिंग द विंटर सीजन्स वो थोड़ी और स्ट्रांग हो जाती हैं, मूव कर रही हैं, वो यहाँ से मॉइस्चर कैप्चर किया उन्होंने, ठीक है, और इस एरिया में पूरा मेडिटेरेनियन रीजन में ये बारिश करते हुए चलती हैं, और यहाँ से अगेन ये मॉइस्चर पिक करती हैं, मेडिटेरेनियन सी से आगे बढ़ती हैं, और इंडिया में ठंड के टाइम में जो बारिश होती है इन्हीं वेस्टर्लीज की वजह से होती है, जिसको बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। जब इंडिया कराऊंगा तो उसमें मैं ये सारी चीज़ें आपको फिर से बताऊंगा, क्लियर। तो अभी आपको इतना ध्यान रखना है। देन आपका आता है कोनीफेरस फॉरेस्ट। कोनीफेरस नाम से ही लग रहा है ना, कोन, इस टाइप का। तो ये ऐसे फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं, ऑब्वियसली बात है थोड़ी ठंडे इलाके में। सो इनको बोला जाता है टाइगा। रशिया में ये पाए जाते हैं टेम्परेट रीजन में। तो यहाँ पे चिर हो गया, पाइन ट्रीज होगी, सिडार हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्री स्पीशीज होती हैं, और ये सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्रीज होती हैं। टाइगा फॉरेस्ट आपका याद रखना एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, क्लियर। टेम्परेट रीजन में भी इकलौता यही एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है, बिकॉज वहाँ पे रेनफॉल ठीक ठाक हो जाती है, क्लियर। चलिए अब इससे आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको एक चीज़ बताया था पहली क्लास में, दैट ऑल्टीट्यूड मिमिक्स लैटिट्यूड। सो जैसे जैसे लैटिट्यूडनल चेंज हो रहे हैं और नेचुरल वेजिटेशन चेंज हो रहा है, उसी टाइप के चेंजेस आपको
जब ऑल्टीट्यूड चेंज होगा तो भी मिलेगा। लेट्स से ये पहाड़ है, सो लेट्स से पहाड़ के यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल सकते हैं। थोड़ा ऊपर जाओगे जैसे, ठीक है, लैटिट्यूड में हम ऊपर जाते रहो तो यहाँ पे आपको टेम्परेट वेजिटेशन मिल सकती है। थोड़ा और ऊपर जाओ तो आपको मे बी कोनिफेरस फॉरेस्ट वगैरह भी मिल सकते हैं पहाड़ों पे। और माउंटेन के टॉप पे चले जाओ, हिमालय के टॉप पे चले जाओ, सूखा कुछ नहीं मिल रहा है। रोडेंड्रॉन्स करके एक होती हैं, जड़ी बूटियाँ वगैरह इस टाइप की छोटी छोटी चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे, ठीक है। सो यही कॉन्सेप्ट है। ऑल्टीट्यूड वाइज भी अगर आप ऊपर जाओगे तो आपको चेंजेस मिलेंगे, ट्रांजिशन मिलेगा, एवरग्रीन, टेम्परेट, आपको जो भी आपके टुंड्रा टाइप वेजिटेशन होती है वो सब मिलेंगे यहाँ पे। क्लियर? सो हम स्टार्ट करेंगे ग्रासलैंड्स, ठीक है। तो ग्रासलैंड्स का हमने जैसे इनिशियली स्लाइड्स में भी देखा था कि जहाँ पे भी प्रेसिपिटेशन मॉडरेट टू लो होगा वहाँ पे आपका ग्रासलैंड फॉर्म होता है। साफ सीधी बात है, बारिश कम होगी तो वहाँ पे भी जो प्लांट ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड वाटर अमाउंट है वो नहीं मिलेगा। तो इस टाइप के आपको ग्रासलैंड्स मिलते हैं। इसमें भी अलग अलग वेराइटी रहती है। एक होते हैं आपके ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, राइट, और दूसरे होते हैं आपके टेम्परेट ग्रासलैंड्स बेस्ड ऑन द लैटिट्यूड। लैटिट्यूडनल लोकेशन उनका कहाँ पे है उस बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है। क्लियर? तो आइए देखते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के बारे में। ये आप पहला फोटो देख रहे हो, अफ्रीका में जो सवाना ग्रासलैंड होते हैं वो आपके ट्रॉपिकल टाइप के होते हैं। देख रहे हो लंबी लंबी घासें यहाँ उगी हुई हैं, ज़ीब्रा है, बीच बीच में थोड़े थोड़े दूरी में कुछ कुछ पेड़ आपके मिल जाते हैं। क्लियर? टेम्परेट ग्रासलैंड आप देख रहे हो, बड़ा सुंदर सा व्यू रहता है, बड़े बड़े दूर दूर तक ग्रासलैंड्स होते हैं, इसमें पेड़ नहीं होते, ना से बराबर ही होते हैं, बट यहाँ जो ग्रासेस होती है ये ग्रीन रहती है, काफ़ी ग्रीन रहती है, ठीक। तो ये आपके टेम्परेट टाइप के ग्रासलैंड हो गए और ये ट्रॉपिकल टाइप के, ठीक। और इनके अंदर की चीज़ें को देखते हैं। सो जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होता है, एरियाज ऑफ मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये कीवर्ड्स होते हैं। कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हो, कोई बड़ी चीज़ें हैं, उसको आपको अगर कंसाइज करना है, आप क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस और स्टेट पीसीएस का सिलेबस काफ़ी बड़ा होता है, तो अगर आपको चीज़ें पढ़नी है, उसको कंसाइज करना है, तो आपको कीवर्ड्स पे बहुत फोकस करना होगा। मैं भी आपको बताता हूँ कैसे। यहाँ पे देखो बहुत बड़ी बड़ी टॉल ग्रासेस रहती हैं, 3 से 4 मीटर की हाइट तक, मतलब 7-8 फीट हाइट तक पहुँच जाती है। और ये अगर आपने देखा होगा अफ्रीका में लायंस जो होते हैं लगभग इसी टाइप का उनका कलर रहता है, गोल्डन येलो टाइप का, तो उनको छुपने के लिए बहुत अच्छा मीडियम मिल जाता है, ठीक है। और वो फिर शिकार करते हैं, आपने देखा ही होगा डिस्कवरी वगैरह में, घास के अंदर छुप जाएंगे और अचानक से अटैक करते हैं वो। क्लियर? तो ये चीज़ है। अब देखो इनका लोकेशन कहाँ कहाँ पे मिलते हैं। सो इनको सवाना बोला जाता है ईस्ट अफ्रीका में, एक रफ सा अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका में यहाँ पे इनको सवाना बोला जाता है। कैंपोस बोला जाता है ब्राज़ील में, एंड लानोस बोला जाता है वेनेजुएला में। ये कुछ नेम्स हैं, इन्हीं पे क्वेश्चंस आपके आते हैं। स्टेटमेंट दे देगा लानोस एंड कैंपोस आर द टेम्परेट ग्रासलैंड्स, या फिर इनके लोकेशन पे पूछ लेगा, एक साइड ग्रासलैंड के नाम दे देगा और एक जगह उनका दूसरे कॉलम में उनके एरिया का नाम। कैंपोस दे देगा लेट्स से आपको रशिया, आपको सवाना दे देगा लेट्स से आपका ऑस्ट्रेलिया। तो आपको बताना होगा कौन सा करेक्टली मैच है। इस टाइप की चीज़ें हम लोग पूछते हैं, ठीक है। तो नाम आपको ज़रूर याद रखना है। क्लियर? इंडिया में भी जब हम लोग इंडिया का वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ करेंगे तो वहाँ भी हम देखेंगे सवाना टाइप का ग्रासलैंड इंडिया में भी मिलता है, पार्ट्स ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलिए अगला आता है आपका टेम्परेट ग्रासलैंड। और ये देखो ग्रासलैंड में क्या बताया, लैटिट्यूड बेस पे, ये इक्वेटर है तो इस रीजन में आपको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड मिल जाएंगे। मिडिल और हायर लैटिट्यूड्स पे आपके टेम्परेट ग्रासलैंड्स होंगे। इनके भी कुछ अलग अलग नाम होते हैं। सो देखो ये मिड लैटिट्यूडनल जोन्स में पाए जाते हैं, अगेन कीवर्ड अंडरलाइन इट, ओके। एंड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, अभी मैं आपको मैप दिखाऊंगा, आपको क्लैरिटी होगी इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट में क्यों मिलता है। देखो जब भी रेनफॉल होती है ना तो वो कॉन्टिनेंट के एजेस पे ज़्यादा होते हुए जैसे ही अंदर तक पहुँचती है वहाँ पे कम बारिश होती है, क्योंकि उनकी ह्यूमिडिटी जो होगी, उनका जो मॉइस्चर होगा वो ख़त्म हो जाता है। इसी वजह से जो इंडिया का अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, ये हमारे कोस्टल रीजन्स में इधर साइड काफ़ी बारिश होती है, क्योंकि विंड्स आती हैं, मॉइस्चर लेडन विंड्स आती हैं भरी हुई मॉइस्चर से, और वो टकराती हैं वेस्टर्न घाट से ईस्टर्न घाट से, बारिश कर देती है।
जैसे जैसे ये अंदर जाते रहती हैं कॉन्टिनेंट्स के इंटीरियर साइड, लेट्स से दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते या पंजाब तक पहुंचते पहुंचते इनमें बारिश कम हो जाती है, मॉइस्चर कम हो जाता है। सिमिलरली अगर हम कॉन्टिनेंट की बात करें तो कॉन्टिनेंट के इंटीरियर तक जाते जाते उनका मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है और उनकी बारिश फिर वहाँ पे कम होती है। तो इसलिए यहाँ पे मिड लैटिट्यूड जोन में और साथ ही इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स में ये पाए जाते हैं। यहाँ पे जो घास उगती है, ग्रास इज शॉर्ट एंड न्यूट्रिशियस, काफ़ी छोटी छोटी घास दिख रही है आपको इसके कंपैरिजन में, बट यहाँ जो घास होती है काफ़ी न्यूट्रिशियस होती है। और इसी वजह से इस एरिया में शीप, काऊ, इन सब की जो एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं ये काफ़ी अच्छे ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड है यहाँ पे, क्योंकि न्यूट्रिशियस ग्रास है, अच्छा खाना मिलेगा तो आपके जो लाइफ स्टॉक है वो उनके अंदर अच्छी चीज़ रहेंगी, वो अच्छे से मिल्क और वो वूल वगैरह प्रोवाइड करेंगे। क्लियर? सो जितना भी आप देखना ये सब चीज़ें पाई जाती हैं आपके ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में एक कैंटरबरी प्लेन्स होते हैं। मैं भी आपको मैप दिखाता हूँ, वहाँ पे आपको और अच्छा आइडिया रहेगा। अब देखो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनका कुछ कुछ नाम बोला जाता है अलग से। पंपास बोला जाता है अर्जेंटीना, प्रेरीज बोला जाता है नॉर्थ अमेरिका में, वेल्ड बोला जाता है इसको साउथ अफ्रीका में, स्टेपी बोला जाता है इसको सेंट्रल एशिया में, एंड डाउन्स बोला जाता है इनको ऑस्ट्रेलिया में। न्यूजीलैंड में कैंटरबरी प्लेन्स हो गया। पुस्ताज करके एक हैं वो हंगरी में पाए जाते हैं। तो आओ आगे मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, और यही चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी। तो देखो जो भी मिड लैटिट्यूडल हैं, लेट्स से ये आपका ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हो गया, ये आपका इक्वेटर्स हो गया, ठीक है। सिमिलरली आपका यहाँ तक ये आपका ट्रॉपिकल रीजन लेट्स से बोल दिया जाए। सो प्रेरीज बोला जाता है नॉर्थ अमेरिका, पंपास बोला जाता है आपका अर्जेंटीना, सब ये मिड और हाई लैटिट्यूड में आते हैं। क्लियर? स्टेपीज बोला जाता है, स्टेपीज बोला जाता है आपका रशिया एंड सेंट्रल एशिया साइड। क्लियर? ये देख लो इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट में है, ये भी देखो कॉन्टिनेंट के इंटीरियर में जाके बने हुए हैं। पंपास आपके थोड़ा कोस्टल लोकेशन में फॉर्म्ड है। क्लियर? ऑस्ट्रेलिया में इनको यहाँ पे डाउन्स बोला जाता है। सिमिलरली न्यूजीलैंड यहाँ पे है, यहाँ पे कैंटरबरी प्लेन्स होते हैं, सब मिडिल और हाई लैटिट्यूड पे आ रहे हैं। दीज ऑल आर टेम्परेट ग्रासलैंड। सिमिलरली वेल्ड देखो साउथ अफ्रीका में नीचे साइड, ये अगेन मिड और हाई लैटिट्यूड आ जाता है, तो यहाँ पे पाए जाते हैं। अगर आप को मैं एक फैक्ट बताऊं, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दीज आर सम ऑफ द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। और साथ में कैटल जो बीफ होता है, जो इंडिया में जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी रहती है, इन एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा उनका प्रोडक्शन होता है, क्योंकि जहाँ एनिमल्स ज़्यादा रहेंगे, लाइफ स्टॉक ज़्यादा रहेंगे, वहाँ पे इनका प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। ठीक है। सिमिलरली जो ग्रासलैंड्स हैं, जैसे आपके ये स्टेपीज़ हो गया, ये लंबे लंबे बहुत दूर दूर तक प्लेन्स होते हैं। तो स्टेपीज़ और प्रेरीज में वीट कल्टीवेशन बहुत अत्यधिक रहता है। स्टेपीज़ को वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे वीट प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ऐसे ही हंगरी में यहाँ पे आपका पुस्ताज बोला जाता है। क्या बोलते हैं? पुस्ताज। ये भी, और ये सारे आपके क्या हैं? टेम्परेट ग्रासलैंड्स। ठीक है। ट्रॉपिकल में आपका यहाँ पे सवाना आ जाता है, राइट, जो हमने देखा सवाना ग्रासलैंड। कैंपोज बोलते हैं यहाँ पे, ब्राज़ील में इनको कैंपोज बोला जाता है। वेनेजुला में यहाँ पे लानोस इनको बोला जाता है। ठीक है, तो रेड वाले आपके जो मार्क किए मैंने राउंड दीज आर द ट्रॉपिकल वंस, और येलो वाले जो ऊपर हैं वो आपके टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं। सिग्निफिकेंस भी मैंने आपको बता दिया, लाइफ स्टॉक रियरिंग, मिल्क प्रोडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो यहाँ पे कुछ इनका डिवीजन किया गया है। ठीक है, सो जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, ग्रीन कलर कहाँ दिख रहा है? ट्रॉपिकल रीजन में। ये हो गया आपका इंडिया हो गया, जितना भी इक्वेटर के आसपास का रीजन है, दीज ऑल आर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ग्रासलैंड्स की अगर मैं बात करूँ, एक होते हैं बोरियल फॉरेस्ट, बोरियल या माउंटेनियस आप रीजन में बोल सकते हैं। जो भी माउंटेनियस रीजन में होंगे ना फॉरेस्ट, जैसे ये देख रहे हो यहाँ पे आपके पाए जाते हैं। अलग अलग कलर से मेंशन्ड है। जैसे ये देखो शैपरल जो होता है ना, शैपरल, ये बेसिकली मेडिटेरेनियन टाइप का में पाया जाता है, मेडिटेरेनियन टाइप। तो मेडिटेरेनियन कहाँ पे है? ये देख रहे हो ब्लू वन, ये थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे कैलिफोर्निया साइड भी मिलता है, जो हमने देखा था। आपका यहाँ पे भी पाया जाता है मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ वेजिटेशन, और ये ऑस्ट्रेलिया में इधर साइड।
सो जहाँ जहाँ वाइन प्रोडक्शन होता है, आप ऐसे याद कर सकते हो, वहाँ पे आपका मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ वेजिटेशन होता है। तो ऑस्ट्रेलियन वाइन हो गई, आपकी कैलिफोर्नियन वाइन हो गई, या फिर लेट्स से इटालियन वाइन हो गई, ये सब यहाँ पे मिलती है। ठीक है, फिर आपका आता है देखो डेजर्ट्स। अभी हम जब बायोम्स करेंगे आगे तो ये सारी चीज़ें वहाँ अगेन आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी आप यहाँ मैप देख सकते हो, टेम्परेट फॉरेस्ट का रीजन, टेम्परेट लोकेशन में आ जाओ, जैसे हमने बात की थी यहाँ पे कोस्टल, राइट, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। ठीक है, उन्हीं का ये मैप है, आप इससे भी एक बार रीड आउट कर सकते हो। प्लेसेस देखना और इस मैप को देखना, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, और नीचे मेंशन्ड भी है। ठीक है, चलिए टुंड्रा, जैसे टुंड्रा टाइप ये जो ऊपर वाला हो गया। अभी हम जब बायोम करेंगे मैं अगेन इसके बारे में बताऊंगा। अभी आप देख लो जो मेजर वेजिटेशंस हैं वर्ल्ड में कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, सवाना जैसे आपका ये देखो क्रीम कलर में, थोड़ा सा यहाँ भी पाया जाता है, राइट। चलिए, तो ये आपका हो गया नेचुरल वेजिटेशन, मेजर इनका लोकेशन हमने सारी चीज़ें देख ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं टुंड्रा टाइप वेजिटेशन की, जो मैंने आपको भी दिखाई थी। टुंड्रा टाइप वेजिटेशन कहाँ मिलेगी, ये देख रहे हो ऊपर वाला पोर्शन, ये सिमिलरली ये जो पोलर आइस कैप्स के अराउंड रहते हैं वहाँ पे टुंड्रा टाइप वेजिटेशन आएगी। टुंड्रा को हमेशा रिलेट करना एक्सट्रीम क्लाइमेट, इस टाइप का क्लाइमेट रहता है, कोई वेजिटेशन, प्रॉपर वेजिटेशन वहाँ होती नहीं है। वहाँ पे क्या होता है आपके देख रहे हो कलरफुल, इनको बोलते हैं रोडेंड्रॉन्स, रोडेंड्रॉन्स या फिर मॉसेस। ये आपके यहाँ पे बहुत ही ब्राइट कलर्स के पाए जाते हैं। कुछ कुछ लोकेशन, मैक्सिमम लोकेशन ऐसे ही रहता है। वाइल्ड लाइफ में आपके जैसे ये हो गया, ठीक है, सी लायन बोलते हैं, ये पोलर बियर हो गया, ये इस टाइप की चीज़ें आपके यहाँ पे मिलती हैं। तो देख लेते हैं, ओनली मॉसेस, लाइकेंस एंड स्मॉल श्रब्स आर फाउंड हियर। ठीक है, और ये भी बहुत कम टाइम के लिए उगते हैं, जब थोड़ा सनलाइट्स आती हैं समर के टाइम में, तब यहाँ पे ये उगते हैं। बाकी पूरे साल भर यहाँ बंजर रहता है, कोल्ड डेजर्ट एकदम। ठीक है, पोलर एरियाज ऑफ यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका, जैसे हमने मैप में देखा। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ कौन कौन सी मिलती है, वाइल्ड लाइफ आपकी सील हो गई, वॉलरस हो गई, राइट, आर्कटिक आउल, पोलर बियर, ये सब मिलते हैं जिनके हैवी फर होते हैं। ठीक है, ये सब आपके पाए जाते हैं। तो ये था आपका टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। अभी हम जब बायोम करेंगे उसमें टुंड्रा बायोम भी पढ़ेंगे, तो अगेन ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको रिवाइज भी हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा आपका पूरा वेजिटेशन, जितने भी टाइप के हमने पढ़े। अब आओ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं रिलेटेड टू लेट्स से एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो पहला टर्म है आपका इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, तो इसका बहुत अच्छे से डेफिनेशन याद कर लो, क्योंकि यूपीएससी 2015 डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपरली डिफाइंड द टर्म इकोसिस्टम। सो इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन कंजक्शन विथ नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। यहाँ अगर आप देख रहे हो, यहाँ पे एक चूहा है, यहाँ पे प्लांट बना हुआ है, इसकी सॉइल है यहाँ पे। ठीक है, ये प्लांट्स क्या कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ऐसे चेंज होकर अगेन ये एनवायरनमेंट में रिलीज हो रहा है। नाइट्रोजन इज वेरी गुड फॉर प्लांट ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। इस प्लांट के साथ क्या होता है फिर देखो, कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे कीड़े आएंगे, उनको चूहा खाएगा, चूहा देन डिकम्पोज हो गया। तो इस एंटायर साइकिल को, इस पूरे एंटायर चीज़ को बोलते हैं एक इकोसिस्टम, जहाँ पे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग में क्या हो गया आपके एटमॉस्फेरिक गैसेस, सनलाइट, रेनफॉल, साथ में जो लिविंग कंपोनेंट है प्लांट्स, एनिमल्स, एक कंजंक्शन में जब आपस में रहते हैं एक साथ और सरवाइव करते हैं, उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। क्लियर है आप? अब देखते हैं फंक्शन क्या होता है, किसी भी इकोसिस्टम का फंक्शन क्या होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी सर्वाइवल, जो भी जीव जंतु वो सर्वाइव कर पाए। सो इट रेगुलेट्स द एसेंशियल इकोलॉजिकल प्रोसेसेस। इकोलॉजिकल प्रोसेस क्या हो गया, जैसे लेट्स से प्लांट को एटमॉस्फेयर से CO2 कैप्चर करना है और ऑक्सीजन रिलीज करना है, ये इकोलॉजिकल प्रोसेस हो गया। इंसान को रहना है, सॉइल, जो कि सॉइल फॉर्मेशन इकोलॉजिकल प्रोसेस हो गई। क्लियर? विच सपोर्ट्स लाइफ सिस्टम्स एंड रेंडर स्टेबिलिटी, जो लाइफ सिस्टम को सपोर्ट करता है और एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है।
और जब भी इसीलिए बोला जाता है जब भी इकोसिस्टम डैमेज होता है तो ह्यूमन और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल होता है वो भी डैमेज होने लगता है, वो भी कम होने लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे अमेज़न रेन फॉरेस्ट को अगर आप काट रहे हो, फॉरेस्ट क्या करता है, रेगुलेट करता है, सॉइल को पकड़ के रखता है। आपने फॉरेस्ट काट दिया, सॉइल इरोजन होगा, सॉइल इरोजन होगा तो आप खेती नहीं कर सकते हो, खेती नहीं करोगे तो फूड प्रोडक्शन नहीं होगा, और फूड प्रोडक्शन नहीं होगा तो आपको पता है फूड इनसिक्योरिटी, हंगर, माल न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी। इनिशियली तो नहीं पता चलता, जब मास स्केल पे ये चीज़ हो जाती है तब उसके साइड इफ़ेक्ट्स हमको धीरे धीरे ह्यूमंस को खुद रियलाइज़ होंगे। पोल्यूशन बढ़ने लगता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स। साफ सीधी बात है, चूहा यहाँ पे मरा, ये डिकम्पोज हुआ, डिकम्पोज होके क्या करता है, डिकम्पोज होके हमस ऐड करता है आपके सॉइल में, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, राइट। सॉइल फर्टाइल होगा तो अगेन वो प्लांट ग्रोथ अच्छी होगी, फिर और ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो कि सर्वाइव कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इकोसिस्टम का फंक्शन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या है। तो ये देख रहे हो कंप्लीट इकोसिस्टम यहाँ पे इस पूरे फोटो में मेंशन किया गया है। अगर आप देख पा रहे हो इसमें कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, मतलब एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट एब्जॉर्ब कर रहे हैं और CO2 रिलीज कर रहे हैं। ये प्लांट एटमॉस्फेरिक CO2 को ज़मीन में भी ऐड करते हैं। तो इससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग आपका कंट्रोल होगा। इसीलिए बोला जाता है पेड़ पौधे लगाइए। अगर आपको ग्लोबल वार्मिंग कम करनी है तो आपको पेड़ पौधे लगाने होंगे, बिकॉज ये जो फॉरेस्ट और ये सब चीज़ होती है ये कार्बन सिंक का काम करती है। सिंक क्या होता है, आप सुबह ब्रश करते हो तो पानी सिंक में नीचे चले जाता है, वैसे ही जो पेड़ पौधे होते हैं एटमॉस्फेयर से CO2 को अपने अंदर खींच लेते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। क्लियर? देखो कई बार बोला जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग इज़ वेरी हार्मफुल, डेफिनेटली है, बट इसके कुछ अच्छे इम्पैक्ट भी दिख रहे हैं। जैसे कि जो हमने बात की थी पोलर रीजन्स की, तो वहाँ पे देखो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ठीक, और टेम्परेचर बढ़ रहा है। CO2 का जब कॉम्पोजिशन ज़्यादा हो जाता है ना तो कई बार क्या होता है, आपके पोलर एरियाज में आपकी पेड़ पौधे उगने लगते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं आर्कटिक एवरग्रीनिंग। आर्कटिक रीजन में आपके पेड़ पौधे उग रहे हैं, छोटे छोटे श्रब्स उग रहे हैं। क्लियर? तो इसके कुछ ठीक ठीक भी इम्पैक्ट होते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं होते, इसके आपके नुकसान ज़्यादा हैं। क्लियर? तो देखो ये आपके इकोसिस्टम में और क्या होता है, प्रोविजन ऑफ फूड, फायर, फ्यूल, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए जो भी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी चीज़ें यहाँ प्रोवाइड की जाती हैं। और इस एंटायर चीज़ आप ये नहीं बोल सकते हो कि प्लांट एक अलग चीज़ हो गई, आपके एनिमल्स अलग हो गए, नहीं, ये कंप्लीट जो एक साथ आपस में रहते हैं, चीज़ें एक्सचेंज करते हैं, बीट एनर्जी, फूड या जो भी चीज़ें, उस एंटायर चीज़ को हम बोलेंगे यार इस पूरे चीज़ को बोलते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, जैसे यहाँ देख रहे हो कीड़े वगैरह हैं, ठीक है, ऊपर जानवर रह रहे हैं, ठीक है, हर टाइप के, तो ये एक हैबिटेट का भी काम करता है, घर देता है उनको कि रहो आप यहाँ पे, अलग अलग टाइप के प्राणियों को, राइट। तो ये सारी चीज़ें, तो इसको आप देख सकते हैं, क्लाइमेट को रेगुलेट करता है, सनलाइट पड़ेगी, वाटर इवेपोरेट होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, बारिश होगी जो कि अगेन प्लांट ग्रोथ में हेल्प करती है, हमें पानी प्रोवाइड करती है रिवर्स को। ठीक है, चलिए, तो इसको आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा डायग्राम है। फ्लड रेगुलेशन, तो इसमें सारी चीज़ें, नेचुरल चीज़ें, ह्यूमन बींग्स को जो हेल्प करने वाली चीज़ें, सारी चीज़ें, इसको तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें मैक्सिमम चीज़ें मैंने बताई। देखो फार्मास्यूटिकल, जो प्लांट्स वगैरह होते हैं इनसे आपकी मेडिसिन बनते हैं, तो अगेन वो ह्यूमन बींग्स के हेल्पफुल है। क्लियर? तो एंटायर चीज़ को बोलते हैं कि ये कंप्लीट इकोसिस्टम है। तो एक बड़ा इकोसिस्टम हो सकता है, छोटे छोटे इकोसिस्टम भी हो सकते हैं, लोकल लेवल के इकोसिस्टम हो सकते हैं, माइक्रो इकोसिस्टम्स हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं स्ट्रक्चर इकोसिस्टम में। तो देखो दो चीज़ें होती है, एक होती है बायोटिक कंपोनेंट जो कि होती है लिविंग थिंग्स, अर्थ पे जो भी लिविंग थिंग है वो बायोटिक कंपोनेंट में आ जाएगी, जो भी नॉन लिविंग थिंग है वो एबायोटिक में आ जाएगी। तो आपके प्लांट्स, प्रोटोजोआस, फंगस, बैक्टीरियाज, एनिमल्स, ये सब बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम है। एबायोटिक में पानी हो गया, सॉइल हो गया, सन हो गया, आपका मिनरल्स हो गए, हवा हो गई, ये सब एबायोटिक कंपोनेंट है। जब बायोटिक कंपोनेंट एबायोटिक के साथ चीज़ें एक्सचेंज करते हुए सरवाइव करते हैं, उस एंटायर चीज़ को हम बोलेंगे इज द इकोसिस्टम।
क्लियर, सिंपल चीज़ है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बायोटिक, एबायोटिक, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इकोलॉजी क्या होती है? इकोसिस्टम तो हमने देख लिया, इसी चीज़ की स्टडी को बोल देते हैं इकोलॉजी। सो द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लाइफ फॉर्म्स एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट। लाइफ फॉर्म्स आपके बायोटिक हो जाएंगे, फिजिकल एनवायरनमेंट आपका एबायोटिक हो जाएगा। इसी स्टडी को बोल देते हैं इकोलॉजी, जो एक सब्जेक्ट हो जाता है, जो आपके स्टेट पीसीएस, यूपीएससी सब में आता है। ठीक है, अच्छा वेटेज भी रहता है इसका, आपको पता ही है। क्लियर? सो ये इसकी डेफिनेशन है। ये सब क्लियर हो गया, इकोसिस्टम, इकोलॉजी। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में, जो कि चैप्टर्स इसी के बारे में, बायोम्स। सो बायोम बेसिकली एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम ही होता है। मैंने क्या बताया, इकोसिस्टम बहुत बड़े हो सकते हैं, मिडिल लेवल के हो सकते हैं, माइक्रो लेवल के हो सकते हैं। ठीक है, लेट्स से सॉइल है, एक छोटा सा सॉइल है जिसमें क्या चींटियाँ रह रही हैं, दीमक रह रहे हैं। उन चींटियों दीमक को लेट्स से कोई आपका एंट ईटर खा रहा है, एंट ईटर को आपको लेट्स से कोई और खा रहा है, वो डिकम्पोज हुआ, मर गया, डिकम्पोज हुआ, सॉइल को अगेन न्यूट्रिशन दे रहा है, वो उससे प्लांट ग्रोथ हो रही है। तो ये एक माइक्रो इकोसिस्टम हो गया। अब जब इकोसिस्टम बहुत बड़ा सा होता है जिसमें मल्टीपल चीज़ें रहती हैं, उसको हम बोलते हैं बायोम। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, अ लार्ज इकोसिस्टम ऑन अर्थ विथ डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन, ये वेजिटेशन बेसिस पे रहता है, एंड एनिमल लाइफ इज नोन एज बायोम। मतलब इसमें दो टर्म्स आ रहे हैं, एक आपका वेजिटेशन किस टाइप का है, डिस्टिंक्ट टाइप का है, और साथ में यहाँ की वाइल्ड लाइफ। ये सारी चीज़ें कैसे किस पे डिपेंड करेंगी? क्या लगता है आपको, अगर मैं पूछूं कि अल्टीमेट चीज़ क्या है जो ये डिसाइड करेगा कि कैसा वहाँ पे पौधा होना चाहिए, कैसे वहाँ जानवर होने चाहिए? अगर एक वर्ड में आपकी बात करूँ, क्या आप बोल सकते हैं सन? डेफिनेटली सन से ही सारी चीज़ें आपकी होती हैं। सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। उसी की वजह से अर्थ पे अलग अलग टाइप की वेरिएशंस हैं, चाहे वो प्रेसिपिटेशन का वेरिएशन हो, चाहे वो इवेपोरेशन का वेरिएशन हो। जहाँ जहाँ सनलाइट है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, तो वहाँ पे उस अलग अलग टाइप के वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ होती है। अगर पोलर रीजन में एक बहुत ज़्यादा सनलाइट आती तो क्या वहाँ पे आइस कैप हो सकते थे? नहीं। क्या वहाँ पोलर बियर होते? नहीं। तो सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, और वो यहाँ पे अर्थ सरफेस पे वेरिएबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो तो बायोम जो है एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है जहाँ पे अलग टाइप के वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं, राइट। सो बायोम को आइडेंटिफाई किया किसके बेसिस पे किया जाता है? मैंने अभी आपको बताया, ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के बेसिस पे उनको आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये किस टाइप का बायोम है। नेचुरल वेजिटेशन जो हमने देखी ना, अभी वही चीज़ अगेन इसमें भी रिपीट होगी। द क्लाइमेट एंड ज्योग्राफी ऑफ अ रीजन determines what type of biome can exist in that region। सही बात है, क्लाइमेट और ज्योग्राफिकल कंडीशन जो कि अल्टीमेटली किस पे डिपेंडेंट है? सन पे। तो ये ही डिटरमाइन करेंगे किस टाइप का वेजिटेशन कहाँ पे होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से टाइप के बायोम्स होते हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। सो अगर हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं, या फिर चलो इक्वेटर के पास से ही स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज अर्थ, इक्वेटर, ये हो गया आपके ट्रॉपिक्स, ये आपका हो गया पोल्स। सो अगर हम बात करें इक्वेटर के पास, तो कैसा वेजिटेशन होगा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो हमने देखा था पिछले मैप में भी। ओके, सारे आपके अमेजोन फॉरेस्ट, इंडिया वाले जो अपने फॉरेस्ट हैं, इंडो मलयान पेनिनसुला वाले, ये सारे वहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रहते हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कैसे जानवर होंगे आपको, जैसे मैंने बताया, टाइगर, एलिफेंट्स, जो भी आपके जंगल में रहते हैं, घने जंगल में। क्लियर? और इन जंगलों की क्या आदत, कैरेक्टरिस्टिक रहती है? हार्डवुड ट्रीज, जो हमने वेजिटेशन वाले में देखा। तो उसी चीज़ को आपको रिलेट करते रहना है यहाँ पे। ठीक है, तो पहला हो गया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ग्रासलैंड्स हमने अभी देखा ही। ठीक है, ये भी अपने में एक बहुत बड़ा बायोम है, बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, जिसको हमने देखा ट्रॉपिकल टाइप ऑफ ग्रासलैंड, टेम्परेट टाइप ऑफ ग्रासलैंड। क्लियर? उसी चीज़ को यहाँ पे बायोम के फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है, और कुछ नहीं है। ठीक है, फिर हमने देखा था टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, जो कोस्टल रीजन में आता है। टेम्परेट फॉरेस्ट कोस्टल रीजन्स ऑफ मिड और हायर लैटिट्यूड्स, जैसे वेस्टर्न यूरोप हो गया, ईस्टर्न चाइना हो गया, ये वाली चीज़ें आपकी टेम्परेट फॉरेस्ट। फिर आपका आ गया टाइगा, जो कि मैंने क्या बताया था, एवरग्रीन कोनिफेरस फॉरेस्ट, रशिया वगैरह में जो पाया जाता है, वो आपके टाइगा हो गया। कोनिफेरस फॉरेस्ट, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिटी है। क्लियर?
ग्रासलैंड हमने देख लिया। टुंड्रा टाइप अभी देखा हमने, वॉलरस, सील, बर्फ, मॉसेस और लाइकेंस वहाँ होते हैं, रोडोडेंड्रॉन्स जो बोला जाता है इनको, ठीक है। और फिर होता है आपका डेजर्ट बायोम, इसको हमने नहीं किया था, ठीक है। डेजर्ट बायोम जहाँ पे क्या होगा, सबसे डेजर्ट को कैसे आइडेंटिफाई करते हो? डेजर्ट भी दो टाइप के होते हैं, केवल रेगिस्तान, गर्म रेगिस्तान नहीं होता है, डेजर्ट भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका हॉट डेजर्ट और एक आपका होता है कोल्ड डेजर्ट। लेह लद्दाख आपने देखा होगा, वो टाइप ऑफ कोल्ड डेजर्ट है। आपका गोबी डेजर्ट, राइट, एटाकामा इन चिली, ये सब आपके गोबी डेजर्ट खासकर आपका कोल्ड डेजर्ट होता है। लेह लद्दाख टाइप का जो वहाँ पे टेरेन होता है, दूर दूर तक ठंड, बंजर ज़मीन, आपने मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा, ठीक है। हॉट डेजर्ट में आपके सहारा डेजर्ट आ गया, इंडिया का थार डेजर्ट हो गया। और वहाँ की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, वो हाई टेम्परेचर, ड्राइनेस, एरिडिटी, कैक्टस टाइप की चीज़ें उगती हैं। कोल्ड डेजर्ट में आपका टेम्परेचर कम होगा, प्रेसिपिटेशन भी कम होगा, राइट। तो ये सब चीज़ें होती है। आइए देखते हैं सबके बारे में। तो मेन बायोम्स वर्ल्ड के कौन कौन से हैं? सो अगर मैं बात करूं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, लाइट ग्रीन कलर देख रहे हो, अमेज़न फॉरेस्ट, आपका वेस्ट अफ्रीका, कॉन्गो रीजन, यहाँ पे देखो इंडो-मलायन पेनिनसुला, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, दीज ऑल आर द रीजन्स ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। रबर प्लांटेशन बहुत होती है मलेशिया साइड, ठीक है, जो कि एक कैश क्रॉप है, ओके। सो ये टाइप के जो वेजिटेशन है लाइट ग्रीन कलर में जो है मेंशन्ड है, दीज ऑल आर ट्रॉपिकल वेजिटेशन। मूविंग ऑन, मिक्स एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट, उसी के देखे ट्रांजिशन में आपको मिल जाएंगे। मिक्स एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट, ये देख रहे हो, इंडिया में भी पाया जाता है। यहाँ पे इंडिया में सवाना मेंशन कर दिया, पूरा नहीं है, कुछ एरिया में सवाना टाइप का आपको मिलता है ग्रासलैंड, सदर्न राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न एमपी, ठीक है, कुछ पार्ट्स में आपको इस टाइप के सवाना टाइप के ग्रासलैंड भी मिलेंगे, राइट। अब देखो गुजरात वगैरह में, और आपको अभी पता है कि चीता को रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो जो चीता होता है वो आपके सवाना टाइप के ग्रासलैंड में सर्वाइव कर लेता है अच्छे से, ठीक है। इसलिए जो आपको पता है कि अभी चीता को कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, फिर से एमपी में बहुत ही फेमस है। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। देखो जैसे गिर में, वहाँ भी इस टाइप का ही वेजिटेशन मिलेगा, लायंस वहाँ पे आराम से रह लेते हैं। वैसे कूनो पालपुर करके आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहाँ पे लायन को इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, बहुत बड़ा। ये यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, कहाँ पे लायंस को री इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे करंट की चीज़ों को ऐसे रिलेट करते हुए चलना है, राइट। डेजर्ट देखो कहाँ कहाँ पे, ये देख रहे हो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, बीच में, ऑस्ट्रेलिया का पूरा जो बीच का हिस्सा है इट इज डेजर्ट, वहाँ कोई शहर नहीं, शहर ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे बसे हुए हैं कोस्टल एरियाज में, सिडनी, पर्थ, राइट, डार्विन, ये सब आपके कोस्टल एरियाज में बसे हुए हैं। ये आपका सवाना रीजन हो गया, ठीक है। डेजर्ट देखो, ये सहारा डेजर्ट हो गया, यहाँ पे आपका सेंट्रल एशिया वगैरह, ये आपका अरेबियन पेनिनसुला, दीज ऑल आर डेजर्ट्स। दश्त कबीर ईरान का, राइट। तो इस टाइप के डेजर्ट्स हैं यहाँ पे आपके पाए जाते हैं, क्लियर। आइस शीट एंड पोलर रीजन तो वाइट वाला हो गया पूरा, ग्रीनलैंड, एंटार्क्टिका। टूंड्रा रीजन्स के थोड़ा नीचे हो जाता है, ये देखो टूंड्रा बेल्ट, राइट। तो ये आपके मेजर बायोम्स हैं वर्ल्ड के, ओके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, जो हमने पूरे अर्थ को एज अ होल लेके कंसिडर किया है। जब इंडिया वाला, जब हम नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ देखेंगे, ये सारी चीज़ें वहाँ पे अप्लाई होंगी, राइट। जो हमने जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ा वो इंडिया की फिजियोग्राफी में अप्लाई होगा। जो हमने क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा वो क्लाइमेट ऑफ इंडिया, जब मानसून पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें अप्लाई होंगी। सारे कॉन्सेप्ट, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, कोरियोलिस फोर्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पे अप्लाई होंगी, ठीक है। सिमिलरली जो वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ हमने यहाँ पे किया वो सारी चीज़ें वहाँ अप्लाई होंगी आपकी। इंडिया में भी इस टाइप के आपको मिलेंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेसिडुअस, टूंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन, राइट, टेम्परेट फॉरेस्ट, सब पाए जाते हैं इंडिया में भी। क्यों पाए जाते हैं? ये तो हमने लैटिट्यूडनल वेरिएशन की बात की थी। इंडिया में कैसे, इंडिया तो यार ट्रॉपिकल रीजन है, वहाँ पे कैसे इतना वेरिएशन मिल जाएगा? पहली क्लास में मैंने आपको बोला था एक लाइन, लैटिट्यूड मिमिक ऑल्टीट्यूड मिमिक लैटिट्यूड। जैसे लैटिट्यूड बिहेव करता है वैसे ही वो सारी चीज़ें ऑल्टीट्यूड वाइज भी आपको मिलती हैं। तो वो सारी चीज़ें हम उस आपको कल से जो हमने इंडियन ज्योग्राफी की स्टार्ट करेंगे उसमें सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए अब आपसे अगले लेक्चर में मिलता हूँ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय। हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और अगर आप यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी। नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।